अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 14 FAR 2 स्टार्ट हो गया जी। इनको ज़रा फटाफट ख़त्म कर दें यार प्लीज़। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ख़त्म किए थे ये वैसे 2 मिनट में करो ख़त्म, 2 नहीं 10 मिनट लग जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन मार्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डेवलपमेंट एक्सपेंस, अच्छा, एज एट 31 मार्च 20 अकॉर्डिंग टू IAS 38। Rupees 1,20,000 spent on developing a prototype and testing a new type of propulsion system। अब प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं तो ये तो एक्सपेंस नहीं बनेगा। प्रोजेक्ट नीड्स, आगे पढ़ो, प्रोजेक्ट नीड्स फर्दर वर्क ऑन इट एज द सिस्टम इज करंटली नॉट अवेलेबल। वो क्या कह रहा है जी, किसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ डेवलपमेंट एक्सपेंस। इसको तो एक्सपेंस नहीं बनाते, क्राइटेरिया की बात उसने नहीं की, लेकिन ये तो जब प्रोटोटाइप बनना शुरू हो जाते हैं तो डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़ो। पेमेंट ऑफ 50,000 टू अ लोकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग फैकल्टी को दिए टू रिसर्च न्यू एनवायरमेंटल। अच्छा देखो, फिर पढ़ो ज़रा उसको। ₹120 स्पेंड ऑन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप and testing a new type of propulsion system. The project needs further work on it as the system currently not viable। अब viable ना होने की वजह से इसको आप, वैसे ना जुमला असल में मसला पता है क्या है, जुमला क्या है, वो कहता है किसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं डेवलपमेंट में बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर डेवलपमेंट कैपिटलाइज वाली जाती है, यानी ये शायद ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी डेवलपमेंट को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है वो आप बैलेंस शीट में लेकर जा सकते हैं। तो भाई पहले वाला इसलिए नहीं लेके जा सकते, बाकी तो सब काम सही चल रहे थे। प्रोटोटाइप जो है वो डेवलपमेंट फेज ही होता है, लेकिन चूंकि अभी करंटली वो वायबल नहीं हुआ, इस वजह से आप इसको अभी फ़िलहाल कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये तो नहीं हो सकता। अ पेमेंट ऑफ 50,000 टू अ लोकल यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग फैकल्टी टू रिसर्च न्यू एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिल्डिंग टेक्निक्स। तो रिसर्च फेज तो वैसे ही एक्सपेंस आउट होता है। 35,000 रुपये डेवलपिंग एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। दिस इज नियर कंप्लीशन एंड प्रोडक्ट विल बी लॉन्च सून। एट दिस पॉइंट इट्स फर्स्ट, as this project is first of its kind, it is expected to make a, आपने एक डिज़ाइन बनाया, इंटेंजिबल है, ठीक है, आप उस मतलब इंटेंजिबल हो सकता है, लेकिन इंटेंजिबल का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। यहाँ पे क्या बेनिफिट आ रहा है, या तो उल्टा क्या नज़र आ रहा है, लॉस नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अल्लाह करे हूँ आखिरी रहते वैसे कोई गया टिक करके आगे चले दे। चलो पढ़ लो। ₹65,000 डेवलपिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यू पैकेजिंग फॉर अ न्यू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब। ठीक है, नई पैकेजिंग आई है, नए एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब की। द पैकेजिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस मास लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस कर रही है, तब भी क्या हो गया, ये तो इंटेंजिबल ही है, ठीक है, इसको कैपिटलाइज कर लेंगे आप। ओके, नंबर 8, which of the following cannot be recorded as an intangible non-current asset in Ghalib Limited consolidated financial statements। पेंडिंग कर दें इसको, इंशाल्लाह इसको आफ्टर कंसोलिडेशन करेंगे। 2 हो गए अब, एक पहले भी हमने पेंडिंग किया, ऐसे ही है। चलो नंबर 7, which of the following shall be capitalized as intangible in financial statements। 4 लाख developing a new process which will bring in no revenue but is expected to bring significant cost saving। इसको कर सकते हैं, आप इंटेंजिबल बना सकते हैं इसको, सादे सादे हैं वैसे। 4 लाख रुपया developing a new product, during development a competitor launched a rival product and now entity is hesitant to commit further funds। सेठ साहब से कहा था कंप्लीट करना, इंटेंशन टू कंप्लीट, कहते नहीं, तो फिर इसको कैपिटलाइज नहीं करना। नो रेवेन्यू बट एक्सपेक्टेड है टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग ना। आपको बेनिफिट आने के बताया था, बेनिफिट 2 तरह से आ सकता है। बेनिफिट इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन सेल भी है, इंक्रीज इन रेवेन्यू हो जाए तब भी बेनिफिट है, और डिक्रीज इन कॉस्ट भी तो बेनिफिट है। तो ये कह रहा है कि इंक्रीज इन रेवेन्यू तो नहीं है, लेकिन डिक्रीज इन कॉस्ट है, तो ठीक है, ये बेनिफिट है, बेनिफिट कैपिटलाइज करेंगे। सही है, अभी पिछला भी तो यही करके आए हैं, वो जो एंड वाला हमने टिक किया है।
कि जो पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस कर रहा था। तो बेनिफिट चाहे इनकम के बढ़ने से हो जाए एक्सपेंस के कम होने से। ₹400,000 spent on marketing a new product which has led to increased sale of, हाँ जी, ₹400 spent on designing a new corporate लोगो भी एडवर्टीजमेंट, लोगो पैसे खर्च कर रहे हैं। लोगो क्या होता है? जे डॉट, अब वो ब्रांड है उनका, उसके ऊपर उनका लोगो जो है उसका डिज़ाइन उन्होंने बनवाया, उस पर जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसको जो रजिस्टर करेंगे, ये भी एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, ठीक है, ओके, सही है। तो एक ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कैपिटलाइज, एक ही है जो कैपिटलाइज हो सके। नंबर 6, which two of the following criteria must be met before development expenses capitalized in accordance with IS 38? The technical feasibility of completing the intangible, ये सही है। For future revenue is expected, क्राइटेरिया में तो नहीं था ये। 6 क्राइटेरिया में क्या था? हमने कहा था फिजिबिलिटी चेक करो, फिर हमने कहा था इंटेंशन टू कंप्लीट, फिर एबिलिटी टू सेल, फिर खुद बैठ के सोचो कि फ्यूचर में बेनिफिट आएगा नहीं आएगा, फिर फंड्स अवेलेबल हैं, एडिक्वेट टेक्निकल और फाइनेंशियल फंड्स अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट। तो इन 6 में तो ये फॉल नहीं करता। फ्यूचर रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड, ये तो क्राइटेरिया रिकॉर्डिंग का है ना पहले, कि फ्यूचर में फ़ायदा आएगा, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है या नहीं। 6 क्राइटेरिया जो है ना, उनमें ये क्राइटेरिया नहीं, ठीक है, तो क्राइटेरिया में ये नहीं आता। द इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज़ और सेल द, अब देखो ना, एक बार वो पढ़ा था, अब जहन के अंदर बैठा हुआ है थोड़ा थोड़ा, और एक बार पढ़ेंगे, MCQ के लिए होता है, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर रिलायबल, क्या कह रहे, फजूल बात है। नंबर 5, ठीक है, 2 वैसे ही हो गए थे, चौथा गलत ही होना चाहिए। Which of the following should be included in company statement of financial position as an intangible under IS 38? Internally developed brands, ये तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना बैलेंस शीट में, एज एन इंटेंजिबल नहीं रिकॉर्ड करना आपने इनको। यही तो कहा था IS 38 ने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मास्टर्ड, इनको नहीं रिकॉर्ड करना, तो वो वही कह रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन कंप्लीटेड रिसर्च, एक्सपेंडिचर रिसर्च कंप्लीट हुई है, उस पर जो खर्चा हुआ, रिसर्च तो वैसे ही एक्सपेंस आउट होता है ना, रिसर्च तो कैपिटलाइज नहीं करते। कंप्लीट हो गई रिसर्च, उस पर जो खर्चा हुआ पड़ा है वो क्या है? वो तो एक्सपेंस आउट, वो तो बाद में भी कहते हैं कैपिटलाइज ना करो। और पेमेंट्स मेड, अब यही रह गया, वैसे सही तो नहीं है, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, हाँ ये सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 4, मुक ही नहीं रहे यार। विच ऑफ द फॉलोइंग, आखिरी सफा है, विच ऑफ द फॉलोइंग statements concerning the accounting treatment of research and development are true according to IS 38? Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new knowledge. बिल्कुल ये अंडरस्टैंड, ये आप डेफिनेशन पढ़ी एक ही बार थी मैंने भी आपके साथ, लेकिन ये वाली बात मेरे भी जहन में आ रही कि सही है, ठीक है, ये तो सही है। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ये भी सही है। Depreciation of plant used specifically on developing a new product can be capitalized as part, can be, बिल्कुल ये भी सही है, मुझे तो ये भी सही लग रहा है। नहीं सही जी, नहीं, शुड भी इसलिए नहीं कि अगर उस टाइम में क्राइटेरिया मीट नहीं हुए होंगे तो फिर, अगर डेप्रिसिएशन आपके इक्विपमेंट की है तो, लेकिन वो उस वक्त में यूज जब हो रहा है इक्विपमेंट, उस वक्त रिसर्च चल रही है, ये डेवलपमेंट का क्राइटेरिया भी मीट नहीं हुआ, तो वो तो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस बनती है, इसलिए कैन ज़्यादा बेहतर है। शुड होता तो मैं कहता ये गलत है, फिर मैं ये आपको आर्ग्यूमेंट देता कि जी कैसे, लाजमी कैसे है जी, अगर उस वक्त रिसर्च चल रही है, ये बुरी डेवलपमेंट चल रही है, तो फिर तो कैपिटलाइज नहीं होना। बात समझ आई? अच्छा जी, उसके बाद एक्सपेंडिचर वंस, ये सही हो गया ना, कैन भी, अच्छा, एक्सपेंडिचर वंस ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड, ये भी पढ़ा था, बिल्कुल ये भी सही है, सारी सही है माशाल्लाह से, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 3, स्टार लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट ए में 5 लाख हैज़ बीन स्पेंट ऑन रिसर्च फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये रिसर्च फेज के अंदर लगा है, तो ये क्या होगा? एक्सपेंस आउट। अच्छा, प्रोजेक्ट बी, 8 लाख हैड बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बी पे लगा इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में लगा था, एंड 2 लाख दिस ईयर, ठीक है,
अब पिछले साल 8 लाख लग चुका था, इस साल 2 लाख लगा। द प्रोजेक्ट वॉज कैपिटलाइज इन प्रीवियस ईयर, हाउएवर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अबैंडन दिस प्रोजेक्ट एट द ईयर एंड। देखें, आपने पिछले साल एक एंट्री पास कर ली थी, इंटेंजिबल डेबिट कैश या पेबल या जो भी लटरम पटरम क्रेडिट करना था ये कर लिया, ठीक है जी। अब कैपिटलाइज हुआ पड़ा है तो इसका मतलब मज़ीद कैपिटलाइज ही करोगे आप 200 से। लेकिन मसला क्या हुआ, ईयर एंड पे आके आपने कहा नहीं यार इसको बंद कर दो, काम को क्या कर दो, बंद कर दो। अब ये एकदम से आपका सारा जो फ़ायदा आपको नज़र आ भी रहा था फ्यूचर में होना, वो सारे का सारा क्या हो गया, ख़त्म कहानी। तो इसका मतलब होता है इस इंटेंजिबल को जितना बना हुआ है इसको क्रेडिट करके आप फ़ौरन इसको एक्सपेंस आउट कर दिया करते हैं, क्योंकि अब आपने अबंडन कर दिया ना। अब इससे तो कोई फ्यूचर में कोई आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि आप कैपिटलाइज करें आज, बस जो खर्चा हो गया बस, कहानी ख़त्म, बंद कर दिया प्रोजेक्ट। ये बात समझ आती है? उसने पूछा क्या था? अच्छा अभी तो पूछे कुछ नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये सारे का सारा कहाँ चला जाएगा, अगर आप इसको इंटेंजिबल करके बाद में इस तरह से 1000 करना चाहो तब भी आपकी मर्ज़ी है, या प्रीवियस ईयर ये था ना, इसमें तो कैपिटलाइज हुआ पड़ा था। अगर आप करंट ईयर में चाहें तो डायरेक्ट ही इसको पहले क्या कर दें एक्सपेंस, और फिर यहाँ मज़ीद 800 को उस वाले 800 को भी क्या कर दें, क्या करना पसंद करेंगे? ये ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा? यूँ आप कहें कि जी जो इस साल खर्चा हुआ है, बात तो एक ही 1000 एक्सपेंस में जाना है, वो 200 इधर चला गया, और जो पिछले साल इंटेंजिबल बनाया था भाई वो भी ख़त्म कर दो। बात एक ही है असल में, तो ये 800 और 200 टोटल 1000 क्या होना है, एक्सपेंस आउट, और आपका कोई इंटेंजिबल नज़र नहीं आना। तो जैसे मैंने पहले किया वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। मकसद कहने का ये है कि जितना खर्चा आज तक हुआ था वो राइट ऑफ कर देते हैं हम, एक्सपेंस आउट कर देते हैं, क्योंकि अब कोई फ़ायदा उससे होता हुआ नज़र हमें नहीं आ रहा, ठीक है। पता नहीं अब मांगा क्या उसने रिक्वायरमेंट में, पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, चलो खैर वट पहले पढ़ ही लेते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट विल बी मेड इन फाइनेंस। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ते आओ फिर। तो ये अब इसकी मैंने ट्रीटमेंट आपको ये बता दी, ठीक है। यानी कि ये पूरा 1000 कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। कोई सीधा ही एक्सपेंस में भेज दो या इंटेंजिबल बना के भेजो, ठीक है। ये 1000 का 1000 एक्सपेंस आउट होगा। अच्छा नेक्स्ट प्रोजेक्ट सी आ गया जी। इसमें 1 million was spent on this project this year. The project meets the criteria I stated and is to be, तो फिर ठीक है कर लो कैपिटलाइज, ठीक है। ये 1000 का 1000 आप, ये लाख तो आपने क्या कर दिया था एक्सपेंस, और ये 10 लाख आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। इसको इंटेंजिबल बनाएंगे। अब वो क्या कहते हैं, क्या ट्रीटमेंट करना है जी, रिड्यूस करो प्रॉफिट बाय 7 लाख। अब देखो एक्सपेंस आपका बढ़ा 500 से भी, और एक्सपेंस आपका बढ़ा 1000 से भी, तो इसका मतलब आपका टोटल 1500 से एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक्सपेंस अगर 1500 से बढ़ा है तो इसकी वजह से प्रॉफिट ने 1500 से, तो प्रॉफिट 1500 से कम होगा, वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो पहला तो गलत हो गया, आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। रिड्यूस प्रॉफिट बाय 1500, हाँ ये सही लग रहा है, आगे पढ़ो। एंड इंक्रीज नॉन करंट एसेट बाय 1000, ये बिल्कुल सही लग रहा है, अगला भी पढ़ लेते हैं। रिड्यूस प्रॉफिट बाय, नहीं, एंड इंक्रीज एसेट नहीं, वो तो फिर आगे जाने की क्या, रिड्यूस प्रॉफिट बाय आगे जाने की क्या ज़रूरत है, बस यहीं पे बात समझ आती है। वैसे पढ़ना तो पढ़ लें आगे, लेकिन सही यही है, ठीक है। नंबर 2, which two of the following items below could potentially be classified as intangible? Purchased brand name, training of staff ना, इंटरनल ना, लाइसेंस एंड कोटास हो सकता है, इनको कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है जी, पावर लिमिटेड हैज स्पेंट 2 लाख रिसर्चिंग न्यू क्लीनिंग केमिकल इन द ईयर 31 दिसंबर 20। दे हैव ऑल्सो स्पेंट 4 लाख डेवलपिंग अ न्यू क्लीनिंग प्रोडक्ट। ये क्लीनिंग केमिकल रिसर्च कर रहे हैं और क्लीनिंग प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, विच विल नॉट गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन अंटिल नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये इन प्रोग्रेस है। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स द क्राइटेरिया लेड डाउन I-38 में, ठीक है जी। अब हाउ शुड दीज कॉस्ट बी ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पावर लिमिटेड। 6 लाख को तो क्या कर दो, 6 लाख को ही कैपिटलाइज कर दो। नहीं, ये तो रिसर्चिंग चल रही है, इसने क्या होना है जी, एक्सपेंस, और ये 4 लाख क्या होना है जी, कैपिटलाइज। इसको इंटेंजिबल बना सकते हैं, ठीक है।
ओके। अब कहता है 6 लाख को कैपिटलाइज कर दो, नहीं गलत है। फिर 4 लाख को कैपिटलाइज करो, हाँ सही लग रहा है, आगे बढ़ो। 4 लाख को क्या कर दो, कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एंड शुड बी अमोर्टाइज्ड, और 2 लाख को शुड बी रिटर्न ऑफ टू, ये सही लग रहा है मुझे बिल्कुल। हाँ ये बात भी है, एक मिनट, क्योंकि वो कह रहा है कि 31 दिसंबर तक, ये नेक्स्ट ईयर तक जाके प्रोडक्शन में बने जाएगा, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स क्राइटेरिया, कैपिटलाइज तो होगा लेकिन शुड बी अमोर्टाइज ये नहीं हो सकता। ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी टिक ना करो। 4 लाख को कैपिटलाइज करो एज एन इंटेंजिबल एंड शुड नॉट बी, हाँ ये सही है, शुड नॉट बी अमोर्टाइज, और 2 लाख को रिटर्न ऑफ कर दो पीएनएल में। तो सी सही ऑप्शन है। चेक कर लो पीछे कौन सा आंसर है, सही है। यू हैव राइटली पकड़ दिस। हाँ पूरी बात तो ये होती है कि इसको मोटाइज नहीं करेंगे, इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, ठीक है। लें जी, ये आपके एमसीक्यूज हो गए पूरे। इस चैप्टर के अंदर अभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, आज इंशाल्लाह इनमें से एक करेंगे, लेकिन पहले IS-41 के एमसीक्यूज भी फड़का दें आप, ठीक है, ताकि वो तो बिल्कुल साइड पे लगे ना, उसमें फिर कोई चीज़ अगर उसका बस मोस्ट रिसेंट अटैम्प्ट का एक सवाल जो है वो रहता है। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि मुझे पिछली 2 अटैम्प्ट से ये काम करके बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं तो अब इसको चेंज कर चुका हूँ। 2 अटैम्प्ट पहले तक मैं रिसेंट अटैम्प्ट को साथ साथ करवाता था, टेस्ट में दे दिया, सवाल भी करवा दिया, टॉपिक हुआ तो। लेकिन पिछली से पिछली अटैम्प्ट में सादनान की गैर मौजूदगी में उनके बच्चों के लिए जो है वो पेपर जो रिसेंट डिस्कस करना था वो मैंने एंड पे सपनों को भी रख दिया, मैंने कहा एंड पे ही करेंगे। तो वो करने से बहुत फ़ायदा महसूस हुआ। रिवीजन तो हम करते ही हैं, लेकिन उस रिवीजन में जो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों को मिला था ना, पहली बार ही वो सवाल देखा पूरे सेशन में, मैंने कहा था मत देखना, उनको भी मना, बच्चों को भी मना कर दिया था मत देखना मत देखना। और फिर सारा कुछ पढ़ने के बाद, करने के बाद, एंड में जाके कहा चलो अब देखते हैं। और उसमें फिर मैं ऐसे भी कह दिया करता हूँ ना बच्चों को कि यार अब मिसाल के तौर पे हमने फलां सवाल करना है, ठीक है, तो आप जो है वो इस सवाल की, इसकी टॉपिक की रिवीजन भी करें। फिर हम सवाल भी करते थे, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इंशाल्लाह IS-41 का सवाल हम करेंगे तो एंड पे ही। बाकी कोई करना चाहे मैं मना तो नहीं कर सकता, मशवरा मेरा यही है कि जो मोस्ट रिसेंट अटैम्प्ट है उसको हम जो है वो एंड पे करेंगे, तो उसी वक्त करें तो बेहतर है, ताकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो कि हाँ यार हमने जो पढ़ा था सेशन के दौरान, तो पहली बार ये सवाल देख रहे हैं, तो क्या ये सवाल हमसे हो पाता अगर हम पर्चे में होते, इस पर्चे में होते, तो थोड़ा सा इससे फ़ायदा हो जाता है। बाकी मर्ज़ी है आप लोगों की, पाबंदी नहीं है, अगर कोई ज़िद करे तो बेशक करे। ये 21 हमारा रहता है। उसके बाद यहाँ पर भी एक सवाल छुपा हुआ है, अगर आपको पता हो तो। कड़ंग निकल आया, नहीं 20 बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, ऐसे छोटा मोटा सवाल नहीं है, ईजी नहीं लेना। ये मैं होपफुली कल करवाऊँगा, इसमें नोट बनाना है, प्रॉबेबली नोट बनाना है, और अच्छा सवाल है, ठीक है। तो तकरीबन 1 घंटा कल ये हमारा ले जाएगा, हडेरो वाला सवाल, प्रॉबेबली ये सवाल कराऊँगा मैं। एक तो ये करवाऊँगा, इसके अलावा फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये असल में इधर ले आया सोल्यूशन हम, ठीक है। तो एक ये हमारा सवाल, उसके बाद एक ये 21 है, ये तो मैं अभी करवाता हूँ, होमवर्क दे दिया था ना आपको, फिर कैंसिल कर दिया था शायद, तो फिर भी किसी ने किया हो, गुड, चले। उसके बाद 19 हम कर चुके हैं, ओके है, 18 ओके है, 17 ओके है, 16 ओके है, 15 ओके है, ये तो आफ्टर कंसोलिडेशन करना है, मे भी नहीं, ये नहीं देखेंगे। तो ये काबिल लिमिटेड ओके है, अब बोलो 9 ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता मैं ये करवा दूँ कल, एक ये करवा दूँ। इसमें थोड़ा सा मसला सिर्फ ये है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट बनाना है। तो मसला सिर्फ आना है गुडविल का, कि गुडविल कैलकुलेशन उस तरीके से आपको नहीं मैंने बतानी जिस तरीके से असल में हमने कंसोलिडेशन में सीखनी है, लेजर बना के। यहाँ जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ यही है जो मैंने ज़बानी भी आपको समझाया था कि हम एक बिज़नेस ख़रीदने चले गए, हमने कहा जी बिज़नेस कितने का बेचते हो, ठीक है। उस्मान भाई ने कहा जी मैं अपना बिज़नेस आपको 1 करोड़ का बेचता हूँ। हमने फिर सारे एसेट्स वगैरह को, इक्विटी, उसके बिज़नेस में जान देखी ना, एसेट्स लेस लायबिलिटी, नेट एसेट्स देखे, तो नेट एसेट्स बन रहे थे कोई यही 30-40 लाख के। हमने कहा यार करोड़ किस बात का। उसने कहा मेरा नाम, इतने अरसे से मैं जो काम कर रहा हूँ आपके साथ, आप इस दुकान में बैठोगे, गाहक खुद आएगा, आप नई दुकान खोलोगे तो बनाने पड़ेंगे। तो फिर कर आके जो मिसाल के तौर पे
हमें वो 40 लाख के सामान वाला कारोबार जो है वो मिसाल को 70 लाख में हमने डन कर लिया, बारगेनिंग हुई ना। अब 40 वाली चीज़ 70 मिली है तो ये 30 क्या है, ये गुडविल। ऐसे करके गुडविल निकलवा दूंगा आपको, और गुडविल रिकॉर्ड होगी क्योंकि ये कंसोलिडेशन हो रही होगी, तो हमने बिजनेस एक्वायर करना है। तो शायद ये सवाल कल मैं करवा दूँ आपको। IAL हैंडआउट्स में से हो गया था, 6 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है। ये शायद मैं अभी आज करवा दूँ 3 में भी, थोड़ी देर में 3 और 21 तो हमने कर ही लेना है इंशाल्लाह, ठीक है। ये होपफुली हम अभी कर लेंगे। तो फिलहाल इसको ज़रा थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करें। हडेरो और एप्पल प्रॉबेबली ये कल हम कर लेंगे। ले जी, IS 41 पढ़ के आए ये इस सफ़े से। किस में किस में किस में बेटा वो मैंने अभी दिया ही नहीं है आपको, तो जब मैंने दिया नहीं है तो फिर मैं क्यों करवाऊँ। हो सकता है मैंने कोई चीज़ पेंडिंग की हुई हो। अब इसको तो पढ़ना पड़ेगा पूरा, पहले प्लान के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। बाकी ये सवाल जब हम करेंगे तो उस वक्त ये भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। या मुझे जाते हुए याद करा देना, मैं निकल के पढ़ लूँगा, फिर छोटी बात हुई तो कल बता दूँगा, ठीक है। ओके, अच्छा जी, ये किसी बच्चे ने पढ़ने की जहमत की हो, है कोई मदर का रेड? 2-3 है, ओके। चलिए, फ़ायदा हुआ इससे, सारे स्टैंडर्ड की समरी होती है, कोई एक चीज़ भी मिसिंग नहीं होती है, आपके लिए एक अच्छी रिवीजन है, ठीक है। आ जाइए MCQs पे। चलें एंड से शुरू करते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ट्राई किए, हाथ खड़ा करें, ट्राई किए, ओके गुड। बाकी बच्चे कब करेंगे? चलो आप करा रहे हैं, बस हम अभी कर लेंगे, हद होगी। जी, bearer biological assets are those that are harvested as agricultural produce। गलत। बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स तो वो होते हैं जो बियर करते हैं प्रोड्यूस को, वो प्रोड्यूस हार्वेस्ट हुआ करती है, बियरर बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है। जैसे गाय है तो उससे दूध लेते हैं, गाय को तो नहीं हम ज़बह कर देते, ठीक है। दरख्त अगर है तो उससे फल लेते हैं, दरख्त को तो नहीं काट दिया जाता, दरख्त हार्वेस्ट नहीं होता, गाय नहीं हार्वेस्ट होती, बल्कि उससे प्रोड्यूस हार्वेस्ट की जाती है। तो उसने कहा बियरर बायोलॉजिकल एसिड वो है जिस आर दोज दैट आर हार्वेस्टेड, नहीं, ये तो कंज्यूमेबल की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन ये थी कि जो बायोलॉजिकल एसिड्स हार्वेस्ट हो जाते हैं खुद, आर टू बी हार्वेस्टेड, वो कंज्यूमेबल हैं। और फिर बियरर के लिए कहा था कि जो कंज्यूमेबल नहीं है वो बियरर है। खैर चले छोड़े, हमें तो पता है इस बात का, तो ये गलत है। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स इंक्लूड, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स में शामिल हैं फ्रूट ट्रीज। यार क्या कर रहा है, बिल्कुल ही उलट लिख दिया, शायद लगता है गलती से इधर वाली बात उधर लिख दी, उधर वाली इधर लिख दी, तो नन इज करेक्ट, दोनों ही गलत है, देख लें, सही है। अब देखो कितना बारीकी के अंदर पड़ा होना जरूरी है, ऐसे नहीं काम चलता। अल्फा लाइफ स्टॉक ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, ALL सेल्स गोट टू लोकल मीट बिजनेस एंड गोट मिल्स टू कॉस्मेटिक। ऐसे लगता है जैसे काशिफ लिमिटेड वाले सवाल को देखकर इन्होंने MCQ बनाया, लग रहा है ना। वो भी ऐसी अंग्रेजी थी उसकी, क्वेश्चन बैंक के सवाल थे ना वो भी दोनों, तीसरा और चौथा क्वेश्चन बैंक जो था, जिसके अंदर हमने वो चीज़ बनाना सीखी थी। आपने अगले दिन पूछा था कि आखिरी एंट्री समझ आ रही, वो 2 सवाल थे क्वेश्चन बैंक 3 और 4, उसी जैसा जुमला ये भी लग रहा है। खैर चलें। ऑन यकम मार्च 24 ALL बॉट 40 गोटें फॉर 51,000 ईच, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ 50,000 एंड 2% कमीशन। अब ये कमीशन कौन सा है बेटा? ये तो बाइंग के वक्त है, ठीक है, ये तो एट द टाइम ऑफ परचेज है, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है, मतलब कहने का ये है। अनलेस कि वो कह दे जो बेचते हुए भी यही कमीशन देना पड़ेगा। फ्रॉम अ नज़दीकी मार्केट,
द मार्केट ब्रोकर ऑल्सो चार्जेस 3% कमीशन फ्रॉम, हाँ ये हमारी कॉस्ट टू सेल आ गई, ठीक है जी। आगे कहता है द अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L अपॉन इनिशियल रिकग्निशन वुड बी, अब फटाफट अपनी वर्किंग करेंगे, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, छोटी सी साथ कर लें। ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, इसी साल खरीदा है ना, और बोलो। अच्छा, अब हमने एडिशन जो करना है, जो परचेज किया उसको हमने किस पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब कितनी गोट, 40, क्या है फेयर वैल्यू, 50,000, वेरी गुड, और इसको करना है 97%, बोलो जी कितना, 194। अच्छा वो क्या कह रहा है, ओहो अच्छा अच्छा, वो कह रहा है इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर क्या इसका आना है, तो ये बेसिकली हमने क्या किया, बायोलॉजिकल एसिड को रिकॉर्ड कर लिया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, जर्नल एंट्री कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जर्नल एंट्री में सिखाया था ना आपको पहली बार ये, ठीक है जी। 1940 करूँ, ओके, ये सही कहा है भाई ने। अच्छा, बाद में आपने टोटल कर लेना। अच्छा, उसके बाद आपने बायोलॉजिकल एसिड तो डेबिट किया, लेकिन कैश आपने एक्चुअल आउटफ्लो को करना होता है, ऐसे ही है। तो आपने एक्चुअली जो बेचे हैं वो खरीद पैसे जो दिए वो हर गोट का 40, हर गोट का कितना दिया, 51,000 ही कर दो, उसने दिया ही हुआ है, उसने खुद ही बताया हुआ है, तो फिर क्या पहले 50 करके फिर प्लस 2% करें, आंसर तो वही आना है। वैसे 50,000 इंटू 1.2 करो ज़रा, क्या आता है, 1.02 सॉरी, तो मतलब ये उसने करके दिया हुआ है, तो खुद से करने की फिर क्या ज़रूरत है। तो ये क्या आ गया जी, 40 इंटू 51,000, 20, और बैलेंसिंग फिगर इधर क्या आ गई, 100, ये क्या है जी, P&L। तो वो कहता है अमाउंट जो कि P&L को चार्ज करनी है इनिशियल, वो कितनी है जी, वो 1000 में हम कर रहे थे ना सवाल, तो 1 लाख, ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। खूबसूरत लिमिटेड ऑपरेट्स अ लार्ज डेयरी फार्म, जिसमें खूबसूरत गायें हैं, इन 22 खूबसूरत रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 30 million ऑन कंडीशन दैट खूबसूरत अडॉप्ट एन ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम एंड कंटिन्यूज टू डू सो फॉर द नेक्स्ट 5 years। उन्होंने कहा यार ये जो केमिकल वाली आप खुराकें देते हैं ना, अगर हम चाह रहे हैं, हुकूमत ने कहा जी हम चाह रहे हैं कि हमारे आवाम को ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें, तो ये दूध और ये जो आपके फार्म से दूध जाता है ये ऑर्गेनिक हो, तो उसके लिए भाई फीड भी तो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो आप ऑर्गेनिक फीड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करें, अगले 5 साल तक करें, आपको हम 30 मिलियन रुपए देते हैं इसलिए। इफ BL discontinues the organic cattle feed system at any time during 5 years, BL will have to repay entire amount। उस्मान भाई बड़े वाले, याद आया कि पूरे 5 साल के ना, पूरे 5 साल इनको इंतजार करना पड़ेगा, लाइबिलिटी में रखना पड़ेगा। 5 साल बाद जब 5वें साल भी इन्होंने वही ऑर्गेनिक फीड सिस्टम फॉलो किया, तो फिर ये 5वें साल खत्म होने के बाद इसको इनकम में डाल सकते हैं, तब तक लाइबिलिटी में रहेगा। और अगर वो यूं कहते कि जितने साल हो जाएंगे उतने उस हिसाब से आप इनकम बना सकते हो, तो फिर साथ साथ, लेकिन पहले दिन तो इसने लाइबिलिटी ही बनना है, ठीक है। अच्छा जी, इन 2024, ओ माय गॉड, entire grant became repayable due to non-compliance. The amount taken to BL statement of profit loss for the year 31 दिसंबर 24 upon repayment would be, और सारे का सारा 30 मिलियन ही होना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या क्या, तो असल में बात पता है क्या है, बल्कि मैं वो ओपन करना चाह रहा हूँ ना, जो मैंने तस्वीर बनाई थी ना, मैं वो ओपन कर लूँगा तो फिर मुझे ज़रा सी भी बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके साथ, खड़क करके आपके दिमाग में वो बात लगेगी जो हमने की थी। लामा क्या हाल है, अच्छा ये देखिए, अगर तो बेटा जी ये वाला केस है तो आप ठीक है कि P&L में कितना, कब आई थी ग्रांट, ज़रा देखें, तो 22, 23, 2 गुजर गए, तो 2 साल में इनकम बन गई होनी थी। 5 साल वाला है ना, तो ये कितना बनेगा, 60 और 60, 1,20,000 इनकम में जा चुका, 120 इनकम में 30 है, तो फिर 6 और 6 12 इनकम में जा चुका होगा। तो अब आपने जब रीपेमेंट करनी है तो फोरफीट एक्सपेंस आएगा आपका, P&L के अंदर आएगा। लेकिन क्या ये वाला केस है, ये वाला केस तो नहीं है। अब पढ़ो दोबारा ज़रा जुमला,
ये वाला केस याद करो जब मैंने आपको कहा था कि वो 5 साल तक कह रहा है कि किसी एक दिन भी आप ये काम ना करते हुए पाए गए तो सारे पैसे हमने वापस ले लेने, ये वाला केस था। अब पढ़ो जरा दोबारा, कहता है कंडीशन क्या है, ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम अगले 5 साल तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। इफ बीएल डिसकंटिन्यू द ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम एट एनी टाइम ड्यूरिंग 5 years, अगले 5 साल में किसी वक्त अगर ये ना आपने जारी रखा, बीएल विल हैव टू रीपे प्रोपोर्शनेट अमाउंट, एंटायर अमाउंट। इसका मतलब ये वाला केस है, ये जिस दिन रिसीव किया 22 में इन्होंने एंट्री की कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, उसके बाद ना 22 में कुछ इनकम बनाया, ना 23 में बनाया, ना अगले 3 साल और बनाते। अगर ये फीड सिस्टम यही यूज करते करते 5 साल गुजार लेते तो 5वें साल गुजरने के बाद वो करते इसको इनकम में रिकॉर्ड। इसका मतलब इस सिस्टम में तो कुछ इनकम में गया ही नहीं, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 24 के अंदर लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, इनकम में कुछ गया ही नहीं था जिसको रिवर्स करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए व्हाट अमाउंट द अमाउंट टेकन टू बीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नील, क्योंकि कुछ वहां पे इनकम ही नहीं बना था कि आप उसको फोरफिट एक्सपेंस करना पड़े। बात समझ आई है? क्या मसला क्या इसमें? इस दिन आए थे जिस दिन ये किया था, इस दिन आए थे जिसने ये किया था, इसकी समझ आती है? जी कंडीशनल, हाँ पहली बात ये ग्रांट वो वाली है जो IS 41 ने बताया हुआ है, ठीक है, IS 20 वाली नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसी के बारे में ये बताया था, अनकंडीशनल तो इनकम में फेंक दोगे उसी वक्त, कंडीशनल को आपने इनकम बनाना है जब कंडीशन मीट हो। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, वो भी यहीं से ही निकाली थी, ये लिखा हुआ है। पार्शियल रिकॉर्डिंग कब हो सकती है? पहले उसने क्या कहा, एंटी शेल रिकॉर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल व्हेन एंड ओनली व्हेन कंडीशन अटैचिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट आर मेट। अब आगे कहता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट वेरी, फॉर एग्जांपल अ ग्रांट मे रिक्वायर एन एंटिटी टू फार्म इन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर 5 years एंड रिक्वायर एंटिटी टू रिटर्न ऑल ऑफ द ग्रांट if it farms for a period shorter than 5 years। ये वो केस है जिसके अंदर पूरी की पूरी इनकम आपकी 5वें साल के एंड पे होगी। पढ़ो, इन दिस केस ग्रांट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पीएनएल अंटिल 5 years हैव बीन पास्ड। ये पढ़ाया था यहां से और इसीलिए एग्जांपल करवाई थी। हाउएवर if terms of grant allow part to be retained according to time that has elapsed, the entity records the part in profit and loss as the time passes। अगर वो अलाउ करते तो फिर ये सिचुएशन होती, लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहे थे, वो ये सिचुएशन थी, इसलिए पीएनएल में कुछ गया नहीं था तो वहां से रिवर्स भी कुछ नहीं हुआ। सही है कि हले भी नहीं सही? असल में IS 20 में हम मैचिंग कॉन्सेप्ट करते थे फॉलो, ठीक है, और IS 20 के अंदर वो कंडीशन आगे बताता ही नहीं था। अगर वो इस तरह की कंडीशन लगा देगा तो फिर हम उसमें भी इंतजार करेंगे, लेकिन नॉर्मली वो एसेट रिलेटेड ग्रांट होती थी और हम एसेट के साथ उसको मैच करते थे, हम उसकी कंडीशन कोई कहते थे तुम्हें खूह में फेंक रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चूंकि IS 20 नहीं है ना, तो ये तो कहा था कि बियर प्लांट या बायोलॉजिकल एसिड एट कॉस्ट वाला अगर ये हो तो IS 20 में जाना, लेकिन यहाँ पे तो उसने कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि ये बियर प्लांट है। डेयरी फार्म के लिए उन्होंने ग्रांट रिसीव की है, ठीक है, ऑर्गेनिक कैटल फीड देनी है और कैटल को ही देनी है, ठीक है। तो ना तो ये बियर प्लांट है, ना ही ये कोई ऐसी बात उसने की है कि ये कॉस्ट पर है, तो इसलिए IS 20 नहीं, IS 41 का MCQ है, तो उसने वही वाला पूछना जो IS 41 ने ग्रांट की ट्रीटमेंट बताई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, अब जल्दी जल्दी करना है इसको 15 मिनट में, मैंने IS 38 के पास पेपर 2 करवाने हैं, एक छोटा और एक जरा बड़ा। Which two of the following assets require application of IS 41? Animal kept by zoo for IS 41 इस पे नहीं लगता, इस पे PPE लगेगा, IS 16 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेट्स केप्ट बाय रेस्टोरेंट टू, जब भी कोई गाहक आता है तो कहते हैं खुश आमदीद, तोता बिठाया दरवाजा, खुश आमदीद वेलकम, वो IS 41 नहीं लगेगा, उस पर PPE लगेगा। उनको जो कॉस्ट पड़ी है वो उनके रेस्टोरेंट के PPE के अंदर वो एक कॉलम होगा पैरेट का और वो डेप्रिशिएट होगा अपनी यूजफुल लाइफ के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे ऊंजी करो फड़ के ले जाना, वो तोते वाले रेस्टोरेंट में जाना है हमने, वो वेलकम भी करता है, ठीक है, सलाम भी करता है हमें, तो फ़ायदा दे रहा है ना पैरेट उनको। बर्ड्स केप्ट फॉर सेल बाय अ पेट शॉप, जी IS 41 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। करंट एसेट में इनका आएगा, बायोलॉजिकल एसेट है ना पैरेट, जिंदा है ना, जिंदा है, परिंदा जिंदा है ना, ज़बा होकर इन्वेंट्री तो ना बना। बात समझें, आप क्या समझ रहे हैं, लगता है इसकी इन्वेंट्री है, भाई इन्वेंट्री नहीं है,
ये जिंदा है अभी। हाँ, अगर आपने ये मुर्गियां रखी हुई हैं, ठीक है, सेल करने के लिए, पेट शॉप है ना, वैसे तो वो जिंदा ही बेचते होंगे, लेकिन अगर ये आपकी ज़बा करके बेचने के लिए होती तो जैसे ही ज़बा कर देते, अब ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनती, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट फेवलेस कॉस्टल पे रिकॉर्ड होती, और फिर फ्रिज में जब रखते तो ये इन्वेंट्री होती। जब तक वो भी जिंदा रहती है तो वो क्या है? बायोलॉजी, लिविंग एनिमल है ना, लिविंग एनिमल है, जिंदा है। और वैसे पेट शॉप ने इसको रखा हुआ है तो ये ईयर एंड के ऊपर इसकी फेयर वैल्यू लगवाएंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे इसको मेजर करेंगे। और ये बायोलॉजिकल एसिड तो है, लेकिन कौन से वाला? ये नॉर्मली करंट एसिड्स में शो करते हैं जो इन्होंने फॉर सेल पर्पज रखे होते हैं। ठीक है, ओके, सही है, तो इसको टिक कर रहा हूं मैं, इजाजत है। हैंस केप्ट बाय अ पोल्ट्री फार्म, IS 41। को मसला है तो बताएं, नहीं तो आगे चले। अब घर जा रहे हो, ठीक है, जो खासतौर पे गांव वाले, गांव में बैठे हो जो लोग पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल तो गांव वाले गांव में बैठ के, उनको आसपास हर जगह पे IS 41 लगता हुआ नजर आ रहा होगा। ये बकरा जा रहा है, अब ये किस लिए रखा है? अब्बा जी ने कुर्बानी के लिए लिया हुआ है। अच्छा, ये जनाब ने गाय रखी हुई हैं 10, किस लिए? दूध के लिए। अच्छा, IS 41 है, बस ठीक है, फिलहाल ज़रा पक्के बोलो, अभी किसी को कहना ना कि क्या कह रहे हो आप, ठीक है। जब आप खुद करना अपना कारोबार तो उसकी अकाउंटिंग ऐसे कर लेना, ठीक है। और ये भी ना, वैसे जब बड़े लेवल पे जाती है ना बातें, तब इस तरह से बात काबू में आती है। छोटे लेवल के ऊपर तो बस ऐसे ही है, वो किसान जब वो यही कह रहा होता है कि मुझे ये 50,000 का मैं ख़रीद के लाया हूँ और 30,000 इसमें मैंने खर्चा कर लिया, अब 80,000 में तो ये मुझे पड़ चुका है, अब मैंने कुर्बानी में बेचना तो मैं 1.5 लाख का बेचूंगा। वो इस तरह सादा ही चल रहा होता है, ठीक है ना। जब बिजनेस बड़े लेवल पे जाते हैं उस वक्त फिर ये एप्लीकेशन चलती हैं। तो आप लोगों को किसी किसान ने तो रखना नहीं है, ठीक है, आप लोगों को तो किसी बड़े जाइंट नहीं रखना है, इतनी तनख्वाह दे के कौन मुंशी को रखता है जी। या फिर आप खुद अपना कारोबार करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आप समझदार हैं खुद, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रांजिशन दे लेंगे, और आप अपनी मेजरमेंट करना चाहेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे करेंगे। आपको अकाउंट्स बनाने भी आते होंगे, आपको फेयर वैल्यू गेन का भी पता होगा, और आप एक्चुअल सेल के वक्त फिर उसको आपको पता होगा कुछ गेन पहले चला गया, कुछ अब आ रहा है या नहीं भी आ रहा। हाँ, आम बंदे को नहीं समझा सकेंगे आप, ठीक है ना, और सही है। चले ले जी, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट लेस। ओ, ये कौन सी वाली? IS 20 वाली है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड जो कि मेजर होते हैं एट इट्स कॉस्ट लेस एनी अक्यूमुलेटेड डेप्शन और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। लामा, वो कहाँ पे अकाउंट फॉर करेंगे? IS 41 में, IS 16 में? IS 16 में तो है ही ना इसके बारे में। IS 41 एंड 20 भाई नहीं, IS 20 में ही डायरेक्ट जाना है। ये लिखा हुआ था उसने, ये देखो, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको। बायोलॉजिकल एसिड्स, ये IS, ये पैरा 37 में लिखा हुआ है, IS 41 ने लिखा हुआ है, यही पढ़ाया था पहले। असल में पहले मैंने ये कर दिया था ना ये, अब ये याद रखने वाली बात है, और यहाँ पे पढ़ाया भी था बाद में कि इफ बायोलॉजिकल एसिड हैज बीन मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट और इट इज अ बियरर प्लांट देन द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 20 अकाउंटिंग फॉर ग्रांट शुड बी अप्लाइड। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये IS 20 ही लगेगा, 20 + 41 कोई नहीं है, 20 + 41 धोखा देते बच्चों को। नेक्स्ट 24, अल्लाह कैलकुलेशन आ गई। ऑन 1 जनवरी 2021। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो इन MCQs में आपने याद रखनी है, शुक्र है ये MCQs हम कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये MCQs, और पक्का करते हैं आपके इस टॉपिक को, सही कंक्लूड करते हैं, इसके बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आते भी हैं। इस दफ़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे इसलिए भी लग रही है कि बड़ा सवाल इसका वैसे आ गया है, तो शायद अब 7-8 नंबर वाला सवाल ना आ सके, लेकिन ये सोच कर अगर छोड़ा ना तो फिर लास्ट आई के कोई पता होता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस लग रहे होते हैं कि फिर ये 2-4 MCQs डाल दे, तो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। और इसकी मिक्सिंग तो होती ही है, फाइनल अकाउंट के सवाल में डाल सकता है इसको, किसी और टॉपिक के साथ मिक्स कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी बच नहीं सकते। वेटेज है ना अगर किसी चीज़ की, तो वो वेटेज पूरी कर लेता है, वो सीधा सवाल ना भी दे तो जगह जगह डाल के। अब पिछली बार 8 नंबर का सवाल है, उससे पिछली बार अगर आप देखें फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर जब आप ओपन करेंगे ना, जो मोस्ट रिसेंट सवाल पड़ा है वो फाइनल अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, वो भी करेक्शन के बाद, करेक्शन वाली। और उसके अंदर जो सबसे मेरे ख्याल में मेन एडजस्टमेंट में से एक एडजस्टमेंट थी, जो सबसे मुश्किल शायद बच्चों को लगी हो, हालांकि मुश्किल थी नहीं, जिन्होंने IS 41 पढ़ा उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो IS 41 की एडजस्टमेंट। तो अगर वो 16 नंबर का सवाल है तो 4-5 नंबर तो वो ले गया ना वहाँ पे भी IS 41, एक आधा MCQ डाल के उसने अपनी वेटेज पूरी कर लेनी होती है। जो छोड़ के जाओगे वो मरवा देगा आपको। जब सब करवाया जाए तो सब करें, ठीक है ना। यह तो आपको कुछ चॉइस में छुड़वाया जा रहा होता, जब नहीं छुड़वाया जाता तो आपको क्या हक बनता है छोड़ने का? क्यों अपने मुस्तकबिल के साथ खेलने का आपको कोई हक बनता है?
कोई हक नहीं बनता, ठीक है। तो एक अहम बात, असल बात कहाँ से निकली थी और किधर निकल गई, एक अहम बात जो आपने याद रखनी है, अगर वो सवाल में ये लिख दे कि बायोलॉजिकल एसेट्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट आर इतने, कितने बच्चों ने एमसीक्यू किए हैं ट्राई? वैसे जरा हाथ खड़ा करें दोबारा, जबरदस्ती करके हाथ खड़े, सही से बताएं। अच्छा, अब आपको ये चीज़ पता लग रही होगी, ठीक है, बाकियों को भी पता लग जाएगी, ठीक है। अगर वो यूं कहे कि बैलेंस शीट में बायोलॉजिकल एसेट अपीयर हो रहे हैं इस अमाउंट पर, तो फिर वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, उसको दोबारा कॉस्ट सेल दे रहा हो, उसको दोबारा कॉस्ट सेल से उसमें से माइनस नहीं कर लेनी है, ये धोखा होगा। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू पे नहीं पड़ा हो सकता, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही होगा। अगर वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये नजर आ रहा है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से उठाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, तो ये लफ्ज काफी है ये बताने के लिए कि ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ऑलरेडी है, ठीक है। चंद बच्चे हैं आज मेरे पास, चंद बच्चे। कल कौन कौन आ रहा है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। नहीं आना यार, ऐसे ना करो, हाय अल्लाह। तीन दिन के लिए चिल्ला, दसो यार, और कॉन्सर्ट तो सही कर लो, चिल्ला होता है 40 दिन के लिए, एतकाफ बैठ। अच्छा 3 दिन, अच्छा आपने भी आपने इसको साथ लेके जाना है मस्जिद में, आना है? अच्छा, इससे कौन कौन आएगा? ओके, तुसी बेटा एतकाफ में एक भी आ गया ना, मैं तो पढ़ा लेना इंशाल्लाह, ठीक है। फिर मैं जब आएगा वो एक, तो मैं कहूँगा एक हो पर नेक हो। नहीं आमिर भाई, तो फिर क्या पढ़ाऊंगा, फिर को बच्चा लब के लाऊंगा। चलो ये तो हैदराबाद। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 21 a herd of 20 animals of 1 year old was recorded at 8 लाख। was recorded मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये नहीं हो सकता कि रिकॉर्ड ये यहाँ पे ना हुआ पड़ा हो, ठीक है, याद रखना ये बात, ये धोखा ना खा जाना, ओके। अच्छा, ऑन यकम जुलाई 21, 6 महीने बाद 10 एनिमल्स 1.5 साल वाले हमने खरीदे हैं 50,000 ईच। अब ये फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि कितने का खरीदा है जी? 50,000 ईच, ये फेयर वैल्यू है। आगे कहता है, धोखा तो यही लगता है ना बाद में जाके, आगे कहता है और लिख ले भाई, पता नहीं क्या करी जा रहा है। ऑन 31 दिसंबर 21 द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 1 ईयर एंड 2 ईयर एनिमल्स वाज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। ये 1 ईयर वाले का हमें क्यों दिया उसने? हमारा जो 1 साल, धोखा है। हमारा जो साल के शुरू में 1 साल वाला जानवर था, 1 साल गुजरने के बाद वो कितने साल का हो गया? 2 साल। और जो हमने दरमियान में खरीदे थे जानवर 10, वो कितने साल की उम्र के थे उस वक्त? 1.5 साल। तो साल के एंड तक वो भी कितने हो गए? 2 साल। इसका मतलब ये भी धोखा है, ठीक है। पहला धोखा क्या है कि आपने इसको नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे तो वो जरूरत ही नहीं पड़ी, चलो अच्छी बात है, तो ये नहीं लेना आपने, ठीक है। अब 2 साल, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी टेकन टू P&L फॉर द ईयर 31 दिसंबर 21। फटाफट अपना काम ऐसे कर लिया करो अगर याद ना आ रहा हो तो, ठीक है। तो 20 जानवर थे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या थी पता नहीं, लेकिन ये पता है। फिर परचेजे आपने 10, हर एक कितने का? अब ये 50,000 का जो है ये कॉस्ट टू सेल बताई नहीं है तो खुद से नहीं लेते। अगर बताता ना जी, तो बताता तो इसको कॉस्ट टू सेल कर देते, नेट कर देते कॉस्ट टू सेल से, लेकिन ओपनिंग वाले को ना कर रहे होते, ठीक है। तो ये जनाब आपका 1 ईयर वाला था, 1 ईयर वाले हैं सारे। और यहाँ पे जो आपने खरीदे हैं ये 1.5 ईयर वाले हैं। तो ये कितना बनता है जी? 500, ठीक है। और उसके बाद यार, उसके बाद जी क्लोजिंग डेट आ गई। अब ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। क्लोजिंग 30 हो गए हैं और हर एक कितने का हो चुका है? 70 का जी। अब ये सारे के सारे जो 2 साल के हो गए, अब बोलो जी। नहीं, यहाँ पे कितना था? 2100। अच्छा 2100। और बताओ जी बैलेंसिंग क्या आ रहा है? 800। देखो को ऑप्शन है, गेन है, गेन P&L में ले जाओगे, है को ऑप्शन?
अब ये लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है वर्किंग, बस ऐसे ही छोटी सी वर्किंग कर ली। यहाँ बैलेंसिंग जब निकल आया तो यहाँ लिखने की, वर्किंग के तो मार्क्स होते नहीं MCQ में। तो 800D, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एज कॉस्ट सेल इवन इफ फेयर वैल्यू इज मेजरेबल? बायोलॉजिकल एसेट एट इनिशियल रिकग्निशन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर नहीं, ये तो रखते हैं बायोलॉजिकल एसेट इनिशियल रिकग्निशन पे रखते हैं। अच्छा, यूं नॉट को मिटा कर पढ़ो ना तो ज़्यादा इजी हो जाता है काम, ठीक है। क्या आपने बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियल रिकग्निशन पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना होता है? यस। क्या बायोलॉजिकल एसेट एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे रखना होता है? यस। क्या आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना होता है? यस। क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहाँ से आ गई? एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। वो तो सिर्फ एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ये चीज़ तो आती ही सिर्फ कब है? एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, उसके बाद तो नहीं होती, एंड ऑफ पीरियड पे तो पड़ी नहीं होती। तो इसको नहीं करने की, ये तो इन्वेंट्री बन जाता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, किसको नहीं चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड करना? नहीं, तो मैंने कहा जी ये डी है, ठीक है। 22वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओशन फिशिंग इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। नहीं। बायोलॉजिकल एसेट आर नेवर डेप्रिशिएटेड। नहीं भाई, अगर आपका लामा है तो लामा आ जाना है। फिर अगर आपने इसको आपने कहा ना कि हाँ हाँ, तो लामा आ जाना है आई कैप का, कि आपने गलत सोचा। क्यों? अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट तो वो है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मतलब बियरर प्लांट भी है तो ऐसे बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन बियरर प्लांट होने की वजह से वो भी क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट। तो ये तो दोनों बातें आपके जहन में आ सकती थी। तो नन इज, अच्छा अभी तक 2 आए हैं, दोनों में ही नन ऑफ द अबव आया, पता नहीं, आप पक्का ना कर लेना ऐसे। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बियरर प्लांट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41। सॉरी बियरर, सॉरी मैंने लगा पिछला हो गया तो या दूजा होना है। सॉरी। Which two of the following treatments or recording government grant related to biological asset measured at fair value less cost are correct? अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट है और है भी कौन सी वाली? IS 41 वाली, ठीक है ना, जिसका भी पढ़ा के आ रहा हूँ। वो 2 तरह से, अनकंडीशनल है तो इनकम, अगर कंडीशनल है तो कंडीशन के साथ साथ इनकम, ठीक है। पहले लायबिलिटी, एन अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन PNL व्हेन एंड ओनली व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। सही कह रहा है, रिसीवेबल तो होना जरूरी है ना। एन अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन PNL ओनली व्हेन एंड ओनली व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड। नहीं, वो मैंने इसमें कह दिया था जब इन्होंने पूछा था, गालिबन आपने पूछा था रिसीवेबल का मतलब क्या, तो मैंने कहा जब हुकूमत की तरफ से लेटर आ गया कि जी हम आपको ग्रांट आपकी अप्रूव होगी, आपको आ जाएगी, तो आप उस दिन रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट कर लें, और जब वो रिसीव हो जाए तो रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना, कैश डेबिट कर लेना। क्योंकि स्टैंडर्ड ने क्या लिखा है, जिस दिन आपको ग्रांट अनकंडीशनल ग्रांट जिस दिन रिसीवेबल हो जाए उस दिन रिकॉर्ड कर लेना। पढ़ाऊँ या सही है? शायद भूल गए हो। An unconditional grant should be recorded as an income when the grant becomes receivable. पढ़ा था उस वक्त हमने, ठीक है। नेक्स्ट, a conditional grant is recorded in PNL when and only when conditions attaching to grant are met. A conditional grant is recorded in PNL when and only when the grant is नहीं यार, क्या चावले मार रहे हैं आप। ए और अब देख लो इसके MCQs कितने ज़्यादा हैं, MCQs काफ़ी आते हैं इसके, और MCQs जिसने सही से पढ़ा होगा चैप्टर वही कर सकता है, और नंबर तो एक कीमती है, एक 49 पे फेल हो जाता है। IS 41 applies to change in fair value of herd of livestock। बिल्कुल चेंज पे अप्लाई होता है, जब ईयर एंड पे हम फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालते हैं तो इस पे IS 41 ही अप्लाई कर रहे होते हैं। लॉग्स हेल्ड फॉर सेल इन वुड यार्ड, ये लॉग्स बन चुके हैं, ये लकड़ी के फट्टे बन चुके हैं, ये तो IS 2 का इन्वेंट्री है, ये IS 2 हो गया। जब तक ये अगर जिंदा सलामत खड़े होते तो फिर इन पे IS 41 लगता, IS 41 लगता, इसकी वैल्यू लगवाते, फिर कॉस्ट सेल पे इनको रिकॉर्ड करते, करंट एसेट्स में शो कर देते अगर रेडी होते तो, और अगर रेडी ना होते तो मेच्योर तो CWIP में पड़े रहते, ठीक है। लेकिन ये तो अब लॉग्स हो गए, यानी लॉग्स कब बनते, जब दरख्त कट जाता है, आरे से चिरवा लिए जाते हैं और उनके फट्टे बनाकर रखे हुए हैं फॉर सेल, ये तो इन्वेंट्री है।
कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, ये तो इंटेंजिबल बनाने जा रहे हैं भाई, इंटेंजिबल है, IS 41 नहीं लगना इस पर, IS 38 लगना है, ठीक है। अभी साथ साथ चल रहा है हमारे IS 38 है ना, तो इस पर भी नहीं लगना। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इरीगेशन सिस्टम हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन, IS 38 लगा इस पर, IS 41 नहीं लगा, और इस पे ये स्कोप पैरा ही लग गया वैसे तो है ना, IS 16। लैंड इम्प्रूवमेंट्स पे IS 16 लगता है। आपने इंट्रो में पढ़ा होगा कि लैंड इज़ नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, लेकिन लैंड के ऊपर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हुई हों आपने, जैसे आपने को पार्क बना दिया, जैसे आपने कोई इरिगेशन सिस्टम लगा दिया, जैसे ये इरिगेशन सिस्टम मिसाल के तौर पे आपने जो है वो पक्की खालियाँ बना दी, आपने छोटे छोटे रास्ते ऊपर बना दी, उसके ऊपर आपकी ईंटें बजरी सीमेंट रेत सरिया ये चीज़ें लगी हैं, तो उसकी एक लाइफ भी है। 10 साल 15 साल बाद वो सब गल सड़ चुका होता है, नया लगाना पड़ता है। तो जो लैंड इम्प्रूवमेंट होती है उसकी कॉस्ट है, उसकी डेप्रिसिएशन होगी यूज़फुल लाइफ के ऊपर, तो IS 16 उस पर लगता है। तो लैंड मेकिंग इरिगेशन सिस्टम, ये इरिगेशन सिस्टम कहते हैं बेसिकली लैंड। अगर IS 16 में जाकर पढ़ेंगे तो उसने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, बल्कि आपकी इंट्रो की किताब के अंदर, जिन्होंने इंट्रो पढ़ के आए हैं ना जो PRC में, उसके अंदर भी ये ऐसे ही लिखा हुआ है प्रॉबेबली, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। जब ये आई थी तो मैंने देखी थी किताब ना, तो लैंड इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। लैंड इम्प्रूवमेंट्स जो हैं ये लैंड नहीं है, ये अलग हैं, इनको इनकी कॉस्ट को लेकर इसको डेप्रिशिएट करते हैं इनकी यूज़फुल लाइफ पे, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ A पर ही लगा भाई, ले देकर नहीं, हाँ तो नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं होता, यही कह रहे थे। बस ये है कि मिसाल के तौर पे वो कटाव कर गया दरिया आके इधर और फिर ऐसा कोई मसला हो गया, तो ऐसा सिचुएशन बनाने को तो बना ही सकता है बंदा। पहले ज़मीन हमारी अच्छी लायक ज़मीन थी, अब ज़मीन जो है वो क्या है, सेम और थोर का शिकार हो गई है, तो ऐसे कोई वैल्यू शायद उसकी गिर भी जाती हो, फिर वो तो मुझे बेहतर समझता हूँ कि डेप्रिसिएशन के बजाय इम्पेयरमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो बहरहाल डेप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है। 18 फजल लिमिटेड ओन्स अ हर्ड ऑफ cows रिकॉर्डेड एट 36 मिलियन। रिकॉर्डेड का मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ये, ठीक है जी, क्योंकि उसने क्या बोला है, ये रिकॉर्डेड है। ऑन यकम जनवरी 19, ठीक है जी, ओपनिंग होगा एट 31 नवंबर 19, दीज काउज हैव फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन, द कमीशन ऑफ 4% वुड बी अपॉन, ये कॉस्ट टू सेल है। What is the correct accounting treatment for cows on 31 दिसंबर अकॉर्डिंग टू IS 41? अब यहाँ पे धोखा लग सकता था आपको, ओपनिंग आपने लेना है 36 पे, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग ये उसने कहा है जी इस सब की 50 मिलियन है, लेकिन आपने इसको 96% खुद करना था, ठीक है। तो कितना आता है 50 48, ये कितना हो गया जी 12 का P&L में बैलेंसिंग। तो ये ज़रा धोखा नहीं खाना आपने। अगर वो कह रहा है कि रिकॉर्डेड है या बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे पड़ा है। इस 36 को आपने 96% नहीं करना, बस कोई है ऑप्शन इसमें, होल्ड एट 36 ना ना, रीमैयर टू 50 नहीं 50 का नहीं ना, रीमैयर टू 48, हाँ, टेकिंग गेन ऑफ 12 टू OCI ऑल है, जानते जानते गलत कर गया, ध्यान से पूरा पढ़ना है इसीलिए, ये ना हो यही दौड़ी, चलो जी, ठीक है। रीमैयर टू 48 टेकिंग गेन ऑफ 12 मिलियन टू PN। IS 41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, होता है अप्लाई कब, एट पॉइंट ऑफ बिफोर हार्वेस्ट नहीं, तब ये क्या होती है बायोलॉजिकल एसेट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनी नहीं है तो बिफोर हार्वेस्ट तो ये बायोलॉजिकल एसेट है। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट यस, आफ्टर हार्वेस्ट IS 2 लगता है, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर B जी। हो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ गया ये, और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों हैं बस, मतलब 12 और 13 एक जैसे ही हैं, मतलब एक MCQ से दोनों करवाएंगे, ठीक है ना। ये सबसे अहम MCQs है, इन्हीं के लिए तो मैं आज आपको MCQs करवा रहा हूँ, ये ना होते तो MCQs भी ना होते जी। अब लेकिन बाकी भी करने ने। अ हर्ड ऑफ 53-year-old एनिमल्स वर हेल्ड ऑन यकम जनवरी 13। अब यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने बताया हो कि ये कितने पर मैयर हो रहे हैं। ऑन यकम जुलाई 13 10 3.5 साल वाले परचेजे हैं फॉर 40,000। द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वर
3 ईयर ओल्ड की, अच्छा ये उसने खुद ही बता दी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और 3.5 ईयर ओल्ड की वो उसने ऊपर ही बताई हुई थी ये, और 4 ईयर ओल्ड की 31 दिसंबर पर अमाउंट निकालो जो कि पीएनएल के अंदर लेके जानी है। आप ये निकाल देते जी बिस्मिल्लाह, कोई गल है। ओपनिंग कितने एनिमल हैं, 50 एनिमल हैं, और इस दिन इनकी जो लाइफ है, यूँ कह देता हूँ ना, ओपनिंग में 3 साल वाले हैं, ठीक है, इधर आसानी हो जाती है। तो कितने हैं 3 साल वाले, 50, और इस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, 32, ठीक है, बताओ 1600। उसके बाद परचेज़ किया आपने, और इस दिन इनकी लाइफ 3.5 साल है, और ये कितने ख़रीदे हैं आपने, 10, और इस दिन इनकी वैल्यू वहाँ पे भी लिखी हुई थी, ये ऊपर भी लिखी हुई थी और इधर भी लिख दी इसने। और उसके बाद ये कितना बन गया, उसके बाद अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, टोटल 60 हो गए, और सब के सब कितने साल की उम्र वाले हैं, 4 ईयर्स, ठीक है जी, ओके। तो अब इनकी वैल्यू हो गई है 43। कितने आसान एमसीक्यू जी। तो 580 का आपको क्या आ गया, गेन। उसने पूछा क्या था, चल पहले रिक्वायरमेंट आप पढ़ लिया करें। वैसे मैं तो सिखा रहा होता हूँ ना सारा कुछ, मैं कहता हूँ जो भी आ गया फिर चलो सीख तो पूरा ले। इसमें से कुछ भी पूछ सकता था, वो पूछ सकता था क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या नजर आए, वो पूछ सकता था कि गेन कितना, जैसे पूछते, वो पूछ सकता था कि परचेज वाला कितने पे रिकॉर्ड होगा। तो ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 580,000, ठीक है जी, ओके। गाय लिमिटेड ओन्ड गाय रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेट, रिकॉर्डेड, अरे यार ये बड़ा जालिम है, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट, तो ये रिकॉर्डेड क्या देता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। बैलेंस शीट के अंदर कैसे वो फेयर वैल्यू खड़ा हो सकता है, जब स्टैंडर्ड कहता है कि बायोलॉजिकल एसेट को हमेशा किस पे रखना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। खामोशी केस में कभी भी गलती तो नहीं अज्यूम कर लेते होते। ऑन 31 दिसंबर 14 कैटल हैव फेयर वैल्यू ऑफ 13 मिलियन। इफ सीएल सोल्ड द कैटल कमीशन 2%, ये कॉस्ट टू सेल आ गया, ठीक है जी, ओके। और सही है। व्हाट इज द गेन टू बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल ऑन 31 दिसंबर। अब 10.5 ओपनिंग है और क्लोजिंग जो है वो 13 इंटू 98%, कितना आता है, राउंडिंग नहीं करनी बस, ठीक है। 10 पॉइंट कितना था, 5, अब बताओ जी, 2.24, ये गेन आ गया। तो एमसीक्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा जनाब ₹2240,000। देख लो जरा, आंसर चेक करते रहा करो, ठीक है। और अब आपका फेवरेट एमसीक्यू आ गया, दोनों ही फेवरेट हैं। पहले ना मैं आपको 12वां करवाऊंगा, 12वां यानी 12वां 13वां, ठीक है भाई, पार्ट 2 का इशारा कर चुके हैं।